मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइंड है। क्योंकि कोई भी पीछे नहीं हट रहा है तो चलिए शुरू करते हैं। वरिष्ठ फैमिली के मुखिया ने एक क्षण के लिए सभी की ओर देखा और किसी को भी जाते न देखकर उसने राहत की सांस ली और अपने सामने बैठे बुजुर्ग की ओर देखने लगा। बूढ़ी कुलमाता ने हाथ हिलाकर कहा, पूर्वजों की पूजा करो, 10,000 लोमड़ी कुआं चालू करो। हाँ, वरिष्ठ फैमिली के मुखिया ने सहमति जताते हुए पूर्वजों की पूजा के लिए धूप बत्ती और मोमबत्तियां रख दी। लावण्या और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। विपिन और अन्य लोग केवल जादू की वस्तु थे। उनके पिछले जीवन की शर्तों के अनुसार उन्हें प्रेमी की भूमिका में माना जाता था और इसमें भाग लेने की कोई योग्यता नहीं थी, इसलिए वे चुपचाप किनारे पर प्रतीक्षा कर रहे थे। विपिन चुपचाप बैठा था जब उसने हर्यक अजात शत्रु को आते देखा। उसने अपनी आंखों में तिरस्कार का भाव लिए देखा। अगर मुझे सही से याद है तो क्या तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है? ओरिजिन हॉल मास्टर की विधियों के नियंत्रण में हर्यक अजात शत्रु की तलवार चाकू सेक्ट में प्रवेश करने की स्मृति मिट गई थी। हालांकि डेस्टिनी हॉल परीक्षण की उनकी स्मृति अभी भी बनी हुई थी। सुभृण शेख उनके शिष्यों में से एक लग रहा था। साथ में दो बेहद खूबसूरत महिलाएं थीं जिन्हें उनके शिमू मास्टर की पत्नी के रूप में संदर्भित किया गया था। इस दृष्टि से उन्हें उसकी पत्नियां होना चाहिए और फिर भी यह मूर्ख कुत्ते की तरह दौड़ता हुआ आया। कितना बेशर्म। हाँ, मुझे मालूम है इसके बारे में। क्या? विपिन ने सिर हिलाया। तुम वरिष्ठ फैमिली के लायक नहीं हो। थोड़ी देर बाद बस हार मान लो और चले जाओ। मैं तुम्हें आगे बढ़ने की परेशानी से बचा लूंगा, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। हर्यक अजात शत्रु ने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए और उदासीन भाव से देखने लगा। अशिष्ट। विपिन ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था उसे सामने से ढोल की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और पाया कि पूर्वजों की पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। आगे की ओर रखी पूर्वजों की पट्टिकाएं अचानक एक साथ हिलने लगीं। एक पल में दिव्य ऊर्जा की अनगिनत किस्में शून्य से खींची गईं और पट्टियों के चारों ओर घूमती हुई भटकती और बहती रहीं। यह पूर्वजों का आशीर्वाद था जो केवल पूर्वजों की पूजा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था। बड़े परिवारों या सेक्ट में हर कोई आमतौर पर एक ही तरह की नियति की साधना करता है। हालांकि साधक मर चुके हैं, लेकिन नियति के बारे में उनकी समझ अभी भी पट्टियों में मौजूद है।
पूर्वजों की पूजा के माध्यम से यह शक्ति वंशजों को पोषण देने के लिए जारी की जाती है। वंशजों की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, वे उतनी अधिक दिव्य ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं। वृद्ध कुल माता ने जानबूझकर पूर्वजों की पूजा का प्रस्ताव रखा, आंशिक रूप से पूर्वजों की आत्माओं को सांत्वना देने के लिए और आंशिक रूप से यह देखने के लिए कि लावण्या की क्षमता कितनी महान थी। ऐसा लगता है कि यह दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि यह कितना अवशोषित कर सकता है। वृद्ध कुल माता ने हल्के से मुस्कुराकर आगे की पट्टियों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन वह भी शून्य में बहती हुई दिव्य ऊर्जा को नहीं देख सकती थी। हालांकि जब तक वह गोलियों को देखती रही, तब तक उसे अभी भी इस बात का अंदाजा हो सकता था कि क्या हो रहा है। वंशजों ने जितना अधिक ग्रहण किया, उन्हें में उतना ही अधिक आशीर्वाद मिला। यदि वे पटियाओं को हिला पाते तो यह दर्शाता कि पूर्वजों ने उनकी प्रतिभा को पूरी तरह से पहचान लिया था। उम्मीद है इस बार वे सफल होंगे। जब वृद्ध कुल माता उन पट्टियों को देख रही थीं, विपिन ने आकाश में विशाल दिव्य ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और उत्साहित महसूस कर रहा था। वह उपयोग के लिए कुछ खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था और अब वह प्रकट हुआ। सचमुच चीजें तब आईं जब आपने सबसे कम उम्मीद की थी। हर्यक अजात शत्रु को अनदेखा करते हुए, जो अपने आप में इतना मगन था, विपिन की आत्मा जाग उठी और उसने तुरंत आसपास की दिव्य ऊर्जा को खाना शुरू कर दिया। शुद्ध शक्ति की एक धारा उसके एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से उसके शरीर में प्रवाहित हुई और अगले ही क्षण यह फॉक्स चार्म डेस्टिनी में बहते हुए स्वर्ग की लाइब्रेरी में प्रवेश कर गई। कुछ ही सांसों में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह काफी तीव्र हो गया। विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी योजना थी कि स्वर्ग की करुणा दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करे और इस अवसर का उपयोग दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए करे। लेकिन इसके बजाय यह सब इस चीज द्वारा भस्म हो गया। वह पहले तो फॉक्स चार्म डेस्टिनी को विकसित नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यह बढ़ता जा रहा था। क्या यह उसके साथ खेल रहा था? स्वर्ग की करुणा अवशोषित करो, विपिन ने मन ही मन बुदबुदाया। आने वाली एनर्जी को स्वर्ग की करुणा की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, फॉक्स चार्म डेस्टिनी ने उसे एक बार फिर निगल लिया। इस समय फॉक्स चार्म डेस्टिनी एक स्पंज की तरह लग रहा था, जो बेतहाशा पानी को सोख रहा था और एक भी बूंद पीछे नहीं छोड़ रहा था। कई असफल प्रयासों के बाद विपिन को अंततः समझ आ गया। ये दिव्य ऊर्जाएं पैतृक आशीर्वाद से संबंधित होनी चाहिए और केवल फॉक्स चार्म डेस्टिनी द्वारा ही अवशोषित की जा सकती हैं। उसने शुरू में सोचा था कि वह स्वर्ग की करुणा की प्रगति में मदद कर सकता है, लेकिन अब जब ऐसा नहीं हो सका तो उसकी रुचि जल्दी ही खत्म हो गई। फिर भी
अवशोषण की गति अभी भी बहुत तेज थी। कुछ ही मिनटों में उसने हजारों किस्में अवशोषित कर ली। इस बीच लावण्या, रश्मिका, अनुष्का और अन्य ने संयुक्त रूप से केवल 200 से भी कम किस्में अवशोषित की थीं। वे धीरे धीरे अवशोषित हो रहे थे, लेकिन बूढ़ी महिला यह नहीं देख पा रही थी। उसने केवल यह देखा कि गोलियां, जो पहले आसानी से हिल रही थीं, अब और अधिक तेजी से हिल रही थीं, हवा में केले के पत्तों की तरह। अच्छा अच्छा अच्छा। उत्साहित होकर वृद्ध महिला का चेहरा लाल हो गया और वह लगभग और सो के जोर से हंसने लगी। पहले तो उसे केवल संदेह था, लेकिन अब वह 100% निश्चित थी। केवल फॉक्स चार्म डेस्टिनी की सुप्रीम मास्टरी ही इतनी तेजी से एनर्जी को अवशोषित कर सकती है। लावण्या वास्तव में असाधारण थी। ठीक है, पूर्वजों की पूजा यहीं समाप्त होती है। ये देखकर कि गोलियां बहुत तेजी से हिल रही थीं और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे फट सकती थीं, वृद्ध महिला ने अपना हाथ हिलाया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, सभी पुश्तैनी तख्तियां एक साथ घायल छोटे कुत्तों की तरह फुसफुसा उठीं और फट गईं, जिससे लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ने लगे। बूढ़ी महिला अविश्वास में आंखें झपकाने लगी। यहां तक कि पैतृक पटियाएं भी इस अवशोषण का सामना नहीं कर सकीं। क्या सुप्रीम मास्टरी वास्तव में इतनी भयावह थी? कुलमाता, वरिष्ठ फैमिली का मुखिया भी दंग रह गया। उसने ऐसी स्थिति के बारे में कभी सुना भी नहीं था। यह ठीक है, कारण स्पष्ट न करते हुए बूढ़ी महिला ने अपना हाथ हिलाया और जल्दी से लावण्या की ओर देखा। उसने देखा कि परपोती भी उतनी ही हैरान थी। उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। उसका भेष बहुत अच्छा है। वृद्ध महिला ने संतोष से सिर हिलाया। वह वाकई एक महान बच्ची थी, स्पष्ट रूप से शक्तिशाली, फिर भी बहुत विनम्र, बाकी सभी से बहुत बेहतर। यह विपिन को उम्मीद नहीं थी कि डेस्टिनी एनर्जी को अवशोषित करने से पूर्वजों की गोलियां फट जाएंगी। दोषी महसूस करते हुए उसने चारों ओर देखा कि कहीं किसी ने यह न देख लिया हो कि वह वही है। तभी उसने राहत की सांस ली। उसने चुपके से स्वर्ग की लाइब्रेरी पर नजर डाली। वरिष्ठ फैमिली की पैतृक गोलियों को नष्ट करने से फॉक्स चार्म डेस्टिनी भी लगभग दोगुनी हो गई। ऐसा लग रहा था कि इसे तोड़ने के लिए बस एक और धक्का की जरूरत थी। क्या यह दूसरे लेवल का पीक है? विपिन ने अपना सिर खुजलाया। समझ से लेकर दूसरे चरण के शिखर तक पहुंचने में 2 घंटे से भी कम समय लगा। जितना अधिक वह इस नियति में प्रगति नहीं करना चाहता था, उतनी ही तेजी से इसमें सुधार हुआ। इस बीच जिस स्वर्ग की करुणा को वह आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसमें प्रगति के कोई संकेत नहीं दिखे। यह कैसी स्थिति थी? इस समय लावण्या, अनुष्का, रश्मिका और अन्य लोगों को लगा कि आसपास की दिव्य ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई है। वे सभी अचंभित थे। क्या यह अंत है? उन्होंने उम्मीद की थी कि पैतृक आशीर्वाद से कुछ महान मिलेगा,
लेकिन इसके बजाय ये एक बड़ी निराशा थी। इसे भूल जाओ। डेस्टिनी में मेरी प्रगति के साथ फॉक्स चार्म तकनीक की मेरी समझ में काफी वृद्धि हुई है। अगर मैं लावण्या को सिखाता हूं तो उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। जब तक प्रगति होती है यह हमेशा अच्छी बात है। एक पल के लिए परेशान होने के बाद विपिन ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके अलावा सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि पूर्वजों की पूजा समारोह पूरा हो चुका था और वॉन फॉक्सवेल जल्द ही खुल जाएगा। ये वॉन फॉक्सवेल है। वरिष्ठ फैमिली के मुखिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे से पकड़ लिया और आंगन में एक पानी का कुआं सभी के सामने प्रकट हो गया। ये वॉन फॉक्स कुआं है। ये इतना छोटा है, अंदर क्या खतरा हो सकता है? क्या परिवार के मुखिया का मतलब है कि अंदर ओरिजिन बीस्ट हैं? सभी ने असमंजस की दृष्टि से एक दूसरे को देखा। उनके सामने पानी का कुआं था जिसमें एक छोटा सा छेद था जिसका व्यास सिर्फ 1 मीटर था। एक व्यक्ति तो उसमें प्रवेश कर सकता था, लेकिन 2 लोगों का वहां जाना मुश्किल था। ऐसी जगह खतरनाक कैसे हो सकती है? और अंदर कौन से खतरनाक ओरिजिन बीस्ट हो सकते हैं? इसे कम मत आंकिए। चूंकि मैं कह रहा हूं कि यह खतरनाक है, इसलिए मेरा मतलब निश्चित रूप से अतिशयोक्ति करना नहीं है। बातचीत को बीच में रोकते हुए वरिष्ठ फैमिली के मुखिया ने समझाया, वॉन फॉक्सवेल के अंदर फॉलिंग पर्ल नामक एक विशेष चीज है। ये फॉक्स चार्म डेस्टिनी की खेती में बहुत मदद करता है। ये एक लाल भूरे रंग के पेड़ पर उगता है और जब ये जमीन पर गिरता है तो ये पत्थर में बदल जाता है और अपना प्रभाव खो देता है। इस बार आपका काम इस आइटम को खोजना है। जितना अधिक आप पाएंगे, आपके परिणाम उतने ही बेहतर होंगे और आपके लिए सबसे अलग दिखने और विरासत हासिल करने का मौका उतना ही अधिक होगा। गिरता मोती, परिवार प्रमुख, हम ये चीज कैसे पाएंगे? किसी ने असमंजस में पूछा। ये आसान है। अपनी फॉक्स चार्म डेस्टिनी तकनीक का उपयोग करें और आप इसे महसूस कर पाएंगे। हालांकि अपनी डेस्टिनी को सक्रिय करने से ग्रीन फॉक्स आकर्षित होंगे। अगर उन्हें पता चलता है कि आपका लक्ष्य फॉलिंग पर्ल है, तो वे आपको नष्ट करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेंगे। वरिष्ठ फैमिली के मुखिया ने समझाना जारी रखा। यह बाकी लोगों ने अब स्थिति को कमतर नहीं आंका। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। वरिष्ठ फैमिली के मुखिया ने बताया था कि ग्रीन फॉक्स के पास स्टार रिवर रियल्म की ताकत है। अकेले एक को तो संभाला जा सकता है, लेकिन उनमें से कई के साथ यह वास्तव में मुश्किल होगा। मैं जाना। वरिष्ठ फैमिली के मुखिया ने धीरे से पकड़ लिया और कुएं के मुंह से एक फॉर्मेशन सक्रिय हो गई, जिसे एक नरम चमक निकल रही थी। मैं पहले जाऊंगा। अनुष्का आगे बढ़ी और कूदने ही वाली थी। वरिष्ठ फैमिली के मुखिया ने उसे रोका और कहा, नीचे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। हर बार जब कोई प्रवेश करता है तो उन्हें अलग अलग स्थानों पर टेलीपोर्ट किया जाता है।
एक समूह के रूप में आपको अलग होने से बचने के लिए एक साथ प्रवेश करना होगा। एक साथ प्रवेश करें। अनुष्का ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, वरिष्ठ फैमिली के मुखिया ने सिर हिलाया। ठीक है। अनुष्का ने हर्यक अजातशत्रु की ओर देखा, जिसने विपिन को डांटने में समय बर्बाद किए बिना जल्दी से उसकी ओर कदम बढ़ाया। कुएं का मुंह संकरा था, इसलिए उन्हें एक साथ अंदर जाने के लिए पास जाना पड़ा। हर्यक अजातशत्रु उत्साहित और उत्सुक ने अनुष्का की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा और कुएं में छलांग लगा दी। एक चमकती हुई रोशनी में वे दोनों नजरों से ओझल हो गए। इसके बाद रश्मिका और बुलेल शाह ने प्रवेश किया। रागिनी और सातवें राजकुमार शशांक भी उनके पीछे पीछे आए। जल्द ही विपिन की बारी आई। चलो, लावण्य का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। हम विपिन ने सिर हिलाया, उसके पास गया और अभी यह सोचने ही वाला था कि आगे क्या करना है, तभी उसे अपनी कमर के चारों ओर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। लड़की ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था और वह अपनी छाती पर गर्मी और कोमलता महसूस कर सकता था। वह मेरा फायदा उठा रही है। विपिन नाराज दिख रहा था। माफ करना, मुझे बस वॉन फॉक्सवेल में जाना है। हम पहुंचते ही मैं जाने दूंगा। लावण्या ने तुरंत अपनी आवाज कम करके समझाया, ये जानते हुए कि इसमें जितना अधिक समय लगेगा उसे उससे उतने ही अधिक लाभ मिलेंगे। विपिन ने शब्दों को बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। वह हल्के से उछला और एक अधिक चमकती हुई रोशनी के साथ वह भी गायब हो गया। यह विपिन वास्तव में लावण्या के आकर्षण में फंस गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह कुछ हद तक अनिच्छुक है। वृद्ध कुल माता अविश्वास से यह दृश्य देख रही थीं। आम तौर पर जो कोई भी मंत्रमुग्ध होता है, वह उत्सुकता से देवी के करीब आना चाहता है, लेकिन विपिन बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था। वास्तव में वह इसका विरोध करता हुआ दिखाई दिया, जिससे वह पूरी तरह से भ्रमित हो गई। एक चक्करदार सनसनी ने उसे घेर लिया और जब विपिन ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक गहरी गुफा में पाया। गुफा 30 मीटर से ज्यादा चौड़ी थी, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर से ज्यादा थी। छत से स्टैलेक्टाइट लटक रहे थे और दूर से नम हवा की आवाज आ रही थी। गुफा में बहुत अधिक रोशनी नहीं थी, लेकिन अपनी साधना के कारण वह अपने आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिससे उसे कोई समस्या नहीं हुई। अपनी बाहों में जकड़ी लड़की को देखते हुए विपिन ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगी? हाँ। लावण्या असहज दिख रही थी। उसने जल्दी से उसकी पकड़ छोड़ दी। मैं मेरा यह मतलब नहीं था। पूर्वज ने कहा था कि हमें अंदर जाने के लिए करीब होना चाहिए। विपिन ने उसे बीच में रोकने के लिए हाथ हिलाया। चलो, गिरते हुए मोती ढूंढते हैं। हम लावण्या ने आगे देखा। गुफा एक संकरी घुमावदार पगडंडी पर फैली हुई थी। शुरुआत में 3 शाखाएं थीं और उनके पीछे 2 और शाखाएं थीं।
ये एक भूल भुलैया थी और गलत रास्ता चुनने पर आसानी से रास्ता भटक सकता था। यह महसूस करते हुए कि डेस्टिनी पर उसका नियंत्रण कमजोर था, लावण्या ने जल्दी से फॉक्स चार्म डेस्टिनी तकनीक को सक्रिय किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने शर्मिंदगी में पीछे देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ महसूस किया। क्या हमें बस एक यादृच्छिक रास्ता चुनना चाहिए और जांच करनी चाहिए, यह जानते हुए कि डेस्टिनी पर उसका नियंत्रण कमजोर था? विपिन ने अपना सिर हिलाया। उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी में अपना खुद का डेस्टिनी सक्रिय किया। जल्द ही डेस्टिनी पावर की रेखाएं आपस में जुड़ गईं, जिससे एक पतला धागा बन गया जो एक रास्ते की ओर बढ़ा। चलो, वह लड़की का हाथ पकड़कर रास्ते की ओर चल पड़ा। उनके ऊपर की गुफा से लगातार पानी टपक रहा था, जिससे टपक टपक जैसी आवाज आ रही थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी नम थी, जिससे चलते समय हल्की सरसराहट जैसी आवाज आ रही थी। यह जानते हुए कि यहाँ स्टार रिवर क्षेत्र के ओरिजिन बीस्ट होंगे, विपिन सतर्क रहा। हर बार जब वे एक दौराहे पर पहुंचते तो वह अचानक घात लगाए जाने के डर से रुक जाता और ध्यान से सुनता। चाहे यह अच्छी किस्मत हो या ग्रीन फॉक्स की संख्या कम होना, वे कई दौराहों से गुजरे बिना किसी से मिले, लेकिन उन्हें गिरते हुए मोती भी नहीं मिले। एक भी सामान्य पौधा नहीं देखा गया था। 3 और रास्ते लेने के बाद विपिन ने यहाँ लगभग चौथाई घंटा बिताया और किसी भी चीज का कोई संकेत नहीं मिला। कुछ ठीक नहीं है, विपिन रुक गया। ये अजीब है, हम इतने लंबे समय से चल रहे हैं, भले ही हम भाग्यशाली हों और हमें कोई ग्रीन फॉक्स न मिला हो, लेकिन उनके द्वारा छोड़े गए कुछ निशान तो होंगे ही। लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा, हालांकि यहाँ हवा और पानी है, लेकिन यहाँ सूरज की रोशनी नहीं आती। क्या गिरते हुए मोती वास्तव में यहाँ उग सकते हैं, जैसा कि परिवार के मुखिया ने कहा था? लावण्या ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वह आकर्षण से प्रभावित थी, फिर भी वह काफी तर्कसंगत थी। अगर विपिन न होता तो वह इतनी आसानी से बहक नहीं पाती। विपिन ने सिर हिलाया। अगर लड़की का डेस्टिनी पर नियंत्रण कम था, तो यह समझ में आता था कि अगर वह गिरते हुए मोती नहीं पा सकती थी, लेकिन वह दूसरे चरण के शिखर पर पहुंच गई थी और डेस्टिनी में उसकी क्षमता वरिष्ठ फैमिली में सबसे अच्छी थी। अगर वह इसे नहीं पा सका तो दूसरों के सफल होने की संभावना लगभग शून्य थी। कुछ गलत था। यह एक बड़ी समस्या थी। गुरु ने कहा कि उतरने वाले मोती गिर नहीं सकते। एक बार गिरने के बाद वे गायब हो जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी उतरने वाले मोती गायब हो गए हों? एक पल सोचने के बाद यह समझ पाने में असमर्थ कि क्या हो रहा है, लावण्या अचानक बोल पड़ी। यह विपिन, जिसके पास कोई वास्तविक सुराग नहीं था, यह सुनकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ हो। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। यह सही है। अगर ये लैंडिंग मोती जमीन में गायब हो गए तो चाहे हम कितनी भी देर तक खोज करें, हम उन्हें नहीं पा सकेंगे।
आपका क्या मतलब है? लावण्या उलझन में दिखी। यह सरल है। बिना कुछ बताए विपिन गुफा की चट्टानी दीवार की ओर बढ़ा। उसने अपनी हथेली को हल्के से उस पर रखा, बल नहीं लगाया, बस उसे हल्के से हिलाया। तुरंत दीवार पर लगभग आधा इंच गहरा हथेली का निशान दिखाई दिया। लावण्य ने उस पर नजर डाली और तुरंत प्रशंसा महसूस की। दीवार पर लगभग 1 इंच गहरा हथेली का निशान बनाना काफी सरल लग रहा था, लेकिन जिस तरह से यह इतनी सहजता से किया गया था, उसके आसपास कोई दरार या छींटे नहीं थे। वो एक सटीक कटिंग या पॉलिशिंग जैसा था। सत्ता पर उसका नियंत्रण निश्चित रूप से उससे कहीं बेहतर था। खुद कोशिश करो। उसकी प्रशंसा को अनदेखा करते हुए विपिन ने अपना हाथ हिलाया। मैं लावण्या के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। मैं यह नहीं कर सकती। हालांकि उसका लेवल उससे बहुत पीछे नहीं था, लेकिन उनकी असली ताकत बहुत अलग थी। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। इसे आजमाओ, विपिन ने आग्रह किया। अच्छा, यह देखकर कि वह जोर दे रहा है, लावण्या ने और कुछ नहीं कहा। वह भी चट्टानी दीवार के पास पहुंची, अपनी हथेली को हल्के से उस पर रखा और अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करते हुए जोर से दबाया। चट्टान की दीवार पर एक हथेली का निशान दिखाई दिया, जो विपिन के हथेली के निशान जैसा ही था। आधा इंच गहरा, मानो चाकू से काटा गया हो। यह लावण्या दंग रह गई। वह अपनी ताकत को अच्छी तरह जानती थी और यह सब कर पाना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। फिर भी अब उसने यह सब बिना किसी प्रयास के कर दिखाया। उसकी चकित अभिव्यक्ति को अनदेखा करते हुए विपिन ने उनके नीचे की जमीन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अचानक अपना पैर पटका और एक निशान दिखाई दिया। यह बहुत गहरा नहीं था, आधा इंच गहरा। यह गुफा अजीब है। इस बिंदु पर लावण्या भी, हालांकि सबसे तेज नहीं थी, समझने लगी। हाथों और पैरों की शक्ति अलग अलग होनी चाहिए और दीवार और जमीन भी अलग अलग थी। फिर भी वे दोनों समान रूप से गहरी छाप बनाने में सक्षम थे। केवल एक ही संभावना थी। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद लावण्या ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अभी भी एक फॉर्मेशन के अंदर हैं और अभी तक बाहर नहीं निकले हैं? फॉर्मेशन इतनी यथार्थवादी नहीं होनी चाहिए। विपिन ने अपना सिर हिलाया। स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ फॉर्मेशनों और नियति के नियमों के बारे में उनकी समझ एक शक्तिशाली एक्सपर्ट की तरह मजबूत थी। इतने लंबे समय तक धोखा खाना केवल एक फॉर्मेशन का परिणाम नहीं हो सकता। यदि यह फॉर्मेशन इतनी शक्तिशाली होती तो वरिष्ठ फैमिली जॉय शहर जैसी जगह तक सीमित नहीं होता, बल्कि एक और भी बड़ी दुनिया में प्रवेश कर जाता। कुछ देर सोचने के बाद विपिन ने अपना सिर घुमाया। क्या आपके वरिष्ठ फैमिली के पास कोई ऐसा खजाना है जो वर्चुअल इल्यूजन पैदा कर सके? वर्चुअल इल्यूजन, खजाना? लावण्या ने एक पल के लिए सोचा। मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन
अगर ये गुफा असली नहीं है बल्कि आभासी है, तो क्या ये हो सकता है कि ये कोई फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक दिव्य क्षेत्र है? कल्याण लोक। विपिन चौंका। उसने इसके बारे में पहले भी सुना था, बयान शहर में। यह एक डेस्टिनी विशेषज्ञ की मृत्यु से बना था। ये खतरों से भरा था और एक बार अंदर फंस जाने के बाद इससे बच पाना लगभग असंभव था। यहां तक कि मास्टर शेख भी इसमें भटक गया था और अभी तक मुक्त नहीं हो पाया था। बेशक उसने सिर्फ अफवाहें सुनी थीं और उसे नहीं पता था कि इसमें असल में क्या है। लावण्या की बातें सुनकर वह थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। एक पल सोचने के बाद लावण्या ने कहा, हम जब मैं छोटी थी तो मुझे एक पारिवारिक किंवदंती सुनने की याद आती है। ऐसा कहा जाता था कि बूढ़ी मैडम ने किंग माउंटेन छोड़ दिया क्योंकि कोई उसकी मां की हड्डियों को चुराना चाहता था। उसकी मां फॉक्स चार्म डेस्टिनी की वंशज थी, जो डेस्टिनी की 8 शाखाओं में से एक थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ी मैडम हड्डियों को जेनिथ किंगडम में ले आईं और उन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया, जिससे कल्याण लोक बन गया? क्या भाग्य का दिव्य क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है? विपिन को आश्चर्य हुआ। तुम्हें नहीं पता? लावण्या को अचानक समझ आ गया। तुम अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने समझाया, आमतौर पर नहीं, यह संभव नहीं है, लेकिन कुछ डेस्टिनी साधक जब उनके वंशज अयोग्य होते हैं और उनकी सारी शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाते, तो वे स्वेच्छा से अपना जीवन त्याग देते हैं। अपने वंशजों के साथ मिलकर अपनी बची हुई शक्ति को सील करते हैं, जिससे एक नियंत्रित कल्याण लोक बनता है। ऐसे डोमेन की शक्ति कमजोर होती है, लेकिन यह उस शक्ति को सुरक्षित रखता है जिसे वंशज समझ नहीं पाते, जिससे इसे खोने से रोका जा सकता है। हालांकि क्योंकि यह अधूरा है, इसलिए इसे सक्रिय करने की संख्या सीमित है। आमतौर पर केवल 3 या 4 बार। उसके बाद शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। प्रत्येक सक्रियण में बहुत अधिक एनर्जी की खपत होती है और सामान्य मजबूत विशेषज्ञ इसे सहन नहीं कर सकते। यह केवल तब सक्रिय होता है जब वे मृत्यु के कगार पर होते हैं। विपिन ने सिर हिलाया। उसने हमेशा सोचा था कि कल्याण लोक एक शक्तिशाली एक्सपर्ट की मृत्यु के बाद बना था और नियंत्रण से परे था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अपना जीवन त्यागना मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक्सपर्ट के साथ काम करने से आपका क्या मतलब है? विपिन ने पूछा। लावण्या ने समझाया, इसका मतलब है कि विशेषज्ञ स्वेच्छा से वंशजों को उन्हें मारने की अनुमति देता है। मृत्यु से पहले शक्ति को नियंत्रित करके ही दिव्य क्षेत्र का निर्माण बिना ढहे किया जा सकता है। अन्यथा शक्ति बिखर जाएगी और कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। स्वेच्छा से वंशजों को उन्हें मारने की अनुमति देना
विपिन की अभिव्यक्ति बदल गई। महान परिवारों की विरासत की हर कोई प्रशंसा करता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि विरासत को जारी रखना उतना आसान नहीं है जितना कि कल्पना की जाती है। अपने माता पिता या करीबी बुजुर्गों की हत्या करना यह कोई भी नहीं कर सकता। अपना सिर हिलाते हुए उसने इस मामले पर सोचना बंद कर दिया। विपिन ने फिर से चारों ओर देखा। यदि आपकी अटकलें सही हैं तो यह संभवतः कल्याण लोक है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी डेस्टिनी युआन फोर्स, हालांकि इसे एक दिशा खोजने में सक्षम होना चाहिए, बस गोल गोल घूम रही है, जैसे कि हम भूतों का पीछा कर रहे हों। क्योंकि भले ही हम हर रास्ते पर चलें, हमें लैंडिंग मोती नहीं मिलेंगे, न ही हमें किंग फॉक्स मिलेगा। उन्हें नहीं ढूंढ पाए। लावण्या उलझन में दिखी। हाँ, विपिन ने सिर हिलाया। क्योंकि उतरने वाले मोती गुफा में नहीं बल्कि जमीन के नीचे हैं। बोलने के बाद विपिन ने एक हाथ से एक व्यापक गति की। फॉक्स चार्म डेस्टिनी में निहित डेस्टिनी फोर्स एक धारा की तरह बह गई, जो सड़क पर एक कांटे की ओर इशारा करती थी। उसके पास पहुंचकर विपिन ने फोर्स को फिर से छोड़ा, लगातार कई बार इसे फेंका। अंत में युआन फोर्स एक स्थान पर रुक गई, धीरे धीरे मंडराती हुई। वे पहले भी यहां आ चुके थे, लेकिन बिना कुछ देखे ही चले गए थे। इस बार विपिन ने आगे बात जारी नहीं रखी और अचानक अपना पैर पटक दिया। धमाका! जमीन फट गई और लगभग आधा फुट गहरा गड्ढा बन गया। लावण्या की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इससे पहले कि वे कितना भी बल प्रयोग करें, वे केवल आधा इंच का साफ गड्ढा ही बना पाते थे, लेकिन अब केवल एक ठोकर से उन्होंने आधा फुट गहरा गड्ढा बना लिया था। स्पष्टतः यहाँ की जमीन यहाँ की जमीन उस जगह से पूरी तरह भिन्न थी जहां वे पहले थे। उसके सदमे को अनदेखा करते हुए विपिन ने अपनी उंगलियों से एक तलवार बनाई और उसे गहरे गड्ढे की ओर तान दिया। लगातार 3 बार से पत्थर उड़ गए और आधा फुट गहरा गड्ढा 1 मीटर से ज्यादा गहरा हो गया। उसमें कूदते हुए उसने फॉक्स चार्म डेस्टिनी तकनीक को सक्रिय किया। एक पल में एक सौम्य चमक ने उसे घेर लिया। जल्दी अंदर आओ, विपिन चिल्लाया और लावण्या जल्दी से उसके पास गई। उसने उसे फिर से पकड़ लिया और अगले ही पल एक चमकीली रोशनी दिखाई दी और वे दोनों एक साथ गायब हो गए। जब वे फिर से प्रकट हुए तो वह दूसरी गुफा में था। हालांकि यह पिछली वाली से स्पष्ट रूप से भिन्न थी। छत में पत्थर की दरारों से कभी कभी सूरज की रोशनी अंदर आती थी और हवा हल्की ठंडक लेकर आती थी। लावण्या ने फॉक्स चार्म डेस्टिनी क्षमता को सक्रिय किया। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक पतली परत तुरंत फैल गई, दूर तक बह गई। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। लड़की की आंखें चमक उठीं। जैसे ही वह विपिन की ओर देखने लगी, जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने देखा कि विपिन की भौहें अचानक उठ गईं।
अच्छा नहीं है, उसने जल्दी से उसे एक तरफ खींचते हुए कहा। इससे पहले कि लावण्या कुछ समझ पाती, उसे अचानक लगा कि कोई भयानक चीज उसकी पीठ की ओर दौड़ रही है। उसी समय 2 मीटर से ज्यादा लंबी एक लोमड़ी अचानक से प्रकट हुई और उस युवक की ओर झपटी। विपिन पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने मुक्का मारा। धमाका! लोमड़ी हवा में उछली, 10 मीटर से ज्यादा दूर लुढ़की और दीवार से टकरा गई। उसने डर के मारे विपिन को देखा और फिर मुड़कर उदास गुफा में गायब हो गई। लावण्या ने उसकी ओर प्रशंसा से देखा। यदि वह अभी वहां नहीं पहुंचता तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकती थी। लोमड़ी की ताकत पहले ही स्टार रिवर फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी थी और युद्ध क्षमता के मामले में यह बुलेल शाह से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। फिर भी इसे एक ही मुक्के से पीछे धकेल दिया गया। विपिन की ताकत स्पष्ट रूप से उस समय से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी जब उसने ली युआन को मार डाला था। भाग्य की शक्तियों का लापरवाही से उपयोग मत करो, अन्यथा इससे पहले कि तुम गिरे हुए पृथ्वी मोती को पाओ, लोमड़ी हमारी ओर आकर्षित हो सकती है। लावण्या की प्रशंसा को नजरअंदाज करते हुए विपिन ने भौहें सिकोड़ी और त्वरित चेतावनी दी। समझ गई? लावण्या ने अपनी गर्दन सिकोड़ते हुए लोमड़ी की दिशा में देखा। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? परिवार के मुखिया ने कहा कि लोमड़ी को गिरे हुए पृथ्वी मोती में दिलचस्पी है। यह उस दिशा में जा रहा हो सकता है जहां खजाना छिपा है। चलो विपरीत दिशा में चलें। विपिन ने अपना सिर हिलाया। विपरीत रास्ता? लावण्या उलझन में थी। लोमड़ी जिस दिशा में गई थी वह शायद खजाना हो सकती थी। वे विपरीत दिशा में क्यों गए? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसे अचानक सब समझ में आ गया और उसने अविश्वास से विपिन की ओर देखा। तुम्हारा मतलब है ये लोमड़ी हमें गिरे हुए पृथ्वी मोती से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं। विपिन ने अपना सिर हिलाया। जब लोमड़ी ने अपना वार चूका तो वह तुरंत पीछे हट गई। अगर मैं सही हूं तो या तो उसने घात लगा रखा है या फिर उसने जाल बिछा रखा है। अगर हम उसका पीछा करते हैं तो हम निष्क्रिय स्थिति में आ सकते हैं। इसके विपरीत करना बेहतर है। अगर लोमड़ी हमारा पीछा करती है तो हम स्थिति को बदल सकते हैं और पहल कर सकते हैं। हाँ, अब मैं समझ गई। लावण्या तुरंत समझ गई। दोनों मुड़े और एक अलग रास्ता अपनाया। 2 चौराहों से गुजरते हुए विपिन ने उसे धीरे से एक चट्टान के पीछे खींच लिया, जहां वे चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। गुफा में भयानक सन्नाटा था। लावण्या अपने बगल में बैठे युवक की धीमी धड़कन और उसके चेहरे से निकलती गर्मजोशी को साफ साफ सुन सकती थी। उसका चेहरा गुलाबी हो गया और एक पल के लिए उसने चाहा कि यह समय हमेशा के लिए बना रहे। लेकिन यह विचार ज्यादा देर तक नहीं रहा। जिस दिशा से वे अभी अभी गुजरे थे वहां से कदमों की आवाज आई और वहां पहले से ज्यादा कदम थे। लावण्या ने
पत्थर की दरार से झांका और उसकी पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं। जिस लोमड़ी को उन्होंने पहले देखा था वह वास्तव में उनका पीछा कर रही थी। इसके अलावा दो अन्य लोमड़ी जो पहले वाली लोमड़ी से भी बड़ी थीं, उनके पीछे चल रही थीं। उनकी आभा कहीं ज्यादा तेज थी और बिना जांचे ही लावण्या को पता चल गया कि वे पहली लोमड़ी से ज्यादा ताकतवर थीं। ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग सही थे। ये दोनों उस जगह छिपे हुए होंगे जहां लोमड़ी थी। अगर वे पहले पीछा करते तो शायद उन पर घात लगाकर हमला किया जाता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह सहज ही उसके करीब आ गई। फिर उसने एक विचार संदेश भेजा, क्या करे? पहली लोमड़ी पहले से ही स्टार रिवर के पहले स्तर पर थी। ये दोनों निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होंगे। भले ही विपिन शक्तिशाली था, लेकिन उसने अभी तक उसे नहीं तोड़ा था। अगर 3 स्टार रिवर स्तर के जानवर हमला करते तो वह शायद खुद का बचाव नहीं कर पाता। जब वह तनाव महसूस कर रही थी, विपिन की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी, यहीं रुको और प्रतीक्षा करो। इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, उसका शरीर उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। 3 ओरिजिन जानवरों की भारी ताकत के बावजूद विपिन पहल करने से नहीं डरता था। लावण्या घबराहट में घूरती रही। गुफा के अंदर विपिन एक मूर्ति की तरह खड़ा था। एक मुक्का से पहली लोमड़ी उड़ गई, फिर दूसरे मुक्के से दूसरी लोमड़ी गिर गई और तीसरे मुक्के से आखिरी लोमड़ी गिर गई। लावण्या की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने सोचा था कि उसके और विपिन के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं है और थोड़े प्रयास से वह उसे पा सकती है। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सोचना कितना भोलापन था। यह सिर्फ एक अंतराल तो नहीं था, यह एक खाई थी। 3 घूंसे से 3 स्टार रिवर रियलम जानवरों को हराया जा सकता है। यह ताकत कुछ ऐसी थी जिसका मुकाबला एक सामान्य स्टार रिवर द्वितीय स्तर का साधक भी नहीं कर सकता था। एक शीर्ष दक्ष रैंक साधक के पास 99 हॉर्स पावर होनी चाहिए, लेकिन विपिन ने यह कैसे किया? वह अभी भी स्तब्ध थी। विपिन ने खतरे से निपटने के लिए हाथ हिलाया और उसकी ओर बढ़ा। लावण्या मुस्कुराई और उसका अभिवादन करने ही वाली थी कि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। सावधान रहो, उनमें अभी भी लड़ने की ताकत है। उसकी निगाह से देखा जा सकता था कि 3 मूल जानवर जो अभी अभी 3 मुक्कों से उड़ गए थे, फिर से खड़े हो गए थे और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। विपिन के 3 मुक्कों ने उनकी लड़ने की क्षमता को कम नहीं किया था। उसे एहसास हुआ कि वह लापरवाह हो गई थी। उसे पहले ही जाकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए था। पछतावे से भरी लावण्या सोच रही थी कि इससे कैसे निपटे। तभी अचानक तीनों लोमड़ियां फिर से आगे बढ़ गईं, लेकिन इस बार विपिन अनजान लग रहा था, फिर भी आराम से उसकी ओर बढ़ रहा था। अब लावण्या का चेहरा पीला पड़ गया। वह अब और छिप नहीं सकती थी और हमले को रोकने के लिए दौड़ी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि एक बार खूंखार लोमड़ी अब बिल्ली के बच्चे की तरह नम्र व्यवहार कर रही थी, अपनी बड़ी पूंछ हिला रही थी और आकर्षक लग रही थी। आखिर किलिंग इंटेंट कहाँ चली गई? क्या हो रहा है? लावण्या उलझन में थी। कुछ देर पहले ये लोमड़ी उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी और अब वे पालतू जानवरों की तरह व्यवहार कर रही थी। आखिर हुआ क्या था? जाओ और हमें गिरे हुए पृथ्वी मोती तक ले चलो। अपने आश्चर्य को अनदेखा करते हुए विपिन ने तीनों लोमड़ियों को आदेश दिया। ओ तीनों लोमड़ियों ने सिर हिलाया और मुड़कर दूर की ओर चल दी। चलो चलें, अब हमें खुद इसकी तलाश नहीं करनी पड़ेगी। विपिन हल्का सा मुस्कुराया। यह लावण्या ने पलकें झपकाईं। अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी कि अभी क्या हुआ था। क्या उसने उन्हें वश में कर लिया था? क्या यह सचमुच इतना आसान था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी फॉक्स चार्म क्षमता न केवल लोगों पर बल्कि जानवरों पर भी काम करती हो? उसके विचारों से अनजान विपिन तीनों लोमड़ियों के पीछे चल पड़ा और उसे कई रास्तों से होते हुए एक बड़ी गुफा तक ले गया। गुफा घास से भरी हुई थी और कोने में एक छोटा लाल रंग का पेड़ खड़ा था, जिस पर दो पिंग पोंग बॉल के आकार के फल लटक रहे थे। फल सफेद थे, जिनमें लाल रंग की झलक थी और दूर से भी मीठी खुशबू से उन्हें अफीम जैसा नशा महसूस हो रहा था। इस फल में कुछ ऐसा है जो दिमाग को सुन्न कर सकता है, विपिन को एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि परिवार के मुखिया ने कहा कि गिरे हुए पृथ्वी मोती फॉक्स चार्म डेस्टिनी की खेती के लिए उपयोगी थे। अब यह स्पष्ट था कि फल में एक ऐसा पदार्थ था जो मतिभ्रम पैदा कर सकता था और इसे खाने से आकर्षण क्षमता में काफी वृद्धि होगी। आगे बढ़ो और इसे उठाओ। विपिन लावण्या की ओर मुड़ा। यह उसकी परीक्षा थी और यदि वह विरासत अर्जित करना चाहती थी तो उसे यह काम स्वयं करना था, ठीक है? लावण्या जल्दी से आगे बढ़ी और एक फल उठाया। वह चुपचाप लोमड़ियों को देखती रही। जब वे नाराज नहीं दिखे तो उसे राहत मिली। फिर उसने अपनी हथेली फल पर रख दी। आह, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह थोड़ा सा हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत अधिक शराब पी ली हो। ये क्या है? क्या मुझे नशीला पदार्थ दिया गया है? उसने उम्मीद नहीं की थी कि फल को छूने मात्र से ऐसा असर होगा। लावण्या एक शीर्ष दक्ष रैंक चकित दिख रहा था। विपिन मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा कि उसकी आंखें उसकी ओर मुड़ गई हैं। उसका चेहरा लाल हो गया है। अगले ही क्षण उसका हल्का लबादा जमीन पर गिर गया, जिससे उसका सुडौल आकर्षक शरीर प्रकट हो गया। विपिन, उसने अपने लाल होठों को काटा। उसकी आंखें मिठास से भर गईं। लावण्या पहले से ही बहुत खूबसूरत थी और अब इन हाव भावों के साथ
उसका पतला शरीर और कोमल शब्द उसके आकर्षण को और बढ़ा रहे थे। विपिन उसकी आकृति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। हर कोण से यह एक शक्तिशाली दृश्य प्रभाव था। सब कुछ एकदम सही अनुपात में था, न तो बहुत ज्यादा और न ही बहुत कम। एक लंबे विराम के बाद विपिन ने संतोष में सिर हिलाया। बुरा नहीं है, यह मुद्रा बहुत आकर्षक है, यह पहले से बहुत बेहतर है, इसे जारी रखो। लावण्या दंग रह गई। लावण्या ने गिरे हुए पृथ्वी मोती को छुआ और तुरंत ही उससे निकलने वाली विशेष शक्ति से मंत्र मुग्ध हो गई। हालांकि उसकी चेतना का एक हिस्सा साफ था, लेकिन दवा के प्रभाव ने उसे कुछ प्रलोभन के लिए स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर तक आकर्षक मुद्रा में रहने के बाद उससे कहा गया, यह मुद्रा बहुत आकर्षक है, इसे जारी रखो। यह एक छात्र के रूप में प्रशिक्षित होने जैसा है। निराश होकर उसने फिर से उसकी आवाज सुनी, जारी रखो। अपनी गर्दन को और बाहर खींचो, अपने कूल्हों को ऊपर उठाओ। हाँ, ऐसे ही, इसे पकड़ो। लावण्या को थकान महसूस हुई। बढ़िया। फॉक्स चार्म हेवेंस फेट में मेरा सारा प्रशिक्षण व्यर्थ गया। यह विचार उसके मन में आया और उसका शरीर डगमगा गया। वह अब और उस मुद्रा में नहीं रह सकी। वह जमीन पर गिर पड़ी। क्या गलत! विपिन ने भौहें सिकोड़ी और आगे बढ़ गया। तभी उसने देखा कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा था और उसका लाल चेहरा पानी टपकाने के लिए तैयार लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। यदि यह मात्र सामान्य भ्रम होता तो वह ऐसी नहीं दिखती। गिरे हुए पृथ्वी मोती की ओर देखते हुए विपिन ने देखा कि पहले हल्का लाल रंग का फल अब धूसर हो गया था और उसमें पहले जैसी जीवंतता का कोई चिन्ह नहीं था। क्या यह चीज अछूत हो सकती है? अगर ऐसा है तो हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे? उसने भौहें सिकोड़ी, ये महसूस करते हुए कि लावण्या के स्पर्श ने फल की शक्ति को खत्म कर दिया था, जिससे वह तुरंत सड़ गया। अगर इसे छूने से यह असर होता है तो इसे काटना असंभव हो सकता है। जैसे ही उसने अगले कदम की कल्पना की, उसे अचानक झटका महसूस हुआ। लावण्या वापस ऊपर चढ़ गई थी और उसके पैर से चिपक गई थी। उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। वह बहुत ज्यादा प्रभावित लगती है। उसने अपनी उंगली उसके माथे पर दबाई। लावण्या का शरीर कांप उठा और फिर से गिर पड़ा। उसका लाल हो चुका चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। एक क्षण बाद लावण्या होश में आई। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसे याद आया कि अभी क्या हुआ था। इतना शर्मनाक। उसके हाव भाव को अनदेखा करते हुए विपिन दूसरे फल की ओर मुड़ा, झिझका और अपना हाथ आगे बढ़ाया।
उसके दिमाग में एक तेज झुनझुनी सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसने शराब की बोतल पी ली हो। उसका सिर घूम रहा था और शरीर में गर्मी की लहर दौड़ रही थी। यह उसे उसी अवस्था में देखकर लावण्या की आंखें चमक उठीं। उसने इस भावना को स्पष्ट रूप से पहचाना। शायद वह इसका उपयोग अपने ड्रीम मैन को हमेशा के लिए पकड़ने के लिए कर सकती थी। अपने विचारों को दबा पाने में असमर्थ, वह विपिन के करीब झुकी और मोहक स्वर में फुसफुसाते हुए बोली, यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, उसने उस पर क्रोध से कहा, क्या तुम्हारे पास बहुत अधिक खाली समय है? विपिन ने आगे कहा, यदि आप इतने स्वतंत्र हैं तो आप उस मुद्रा का अधिक अभ्यास क्यों नहीं करते और दूसरे चरण तक पहुंचने का प्रयास क्यों नहीं करते? लावण्या को रोने का मन हुआ। तो एक मूर्ख होने से भी मुझे कुछ हासिल नहीं होता। जब मैं खुद को पेश कर रहा हूं तो वह मुझे चाहता भी नहीं है। समझ गई। मैं जैसे ही वह अभ्यास जारी रखने वाली थी, उसने देखा कि विपिन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने चुप रहने का इशारा किया। वह असमंजस में इधर उधर देखने लगी। फिर उसने मन ही मन उसकी आवाज सुनी, कोई आसपास है। लावण्या स्तब्ध रह गई और उसने जल्दी से उस क्षेत्र को देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य दिखाई या सुनाई नहीं दिया। मेरे पीछे आओ। जिस फल को उसने अभी अभी छुआ था, उसे भी भूरा होते देख विपिन ने लावण्या के कपड़े जमीन से उठाए और चुपके से उसे एक निश्चित दिशा में ले गया। उसने तीनों ब्लू फॉक्स को चुपचाप पीछे आने का इशारा किया और फिर आगे बढ़ गया। हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं चला था, लावण्या ने उस पर पूरी तरह से भरोसा किया और बिना किसी सवाल के उसका पीछा किया। यह गिरता हुआ पृथ्वी मोती वास्तव में फॉक्स चार्म हेवंस फेट में मदद करता है। यह भ्रम को बढ़ाता है और आकर्षण को मजबूत करता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, विपिन ने अपने शरीर में आए बदलावों पर भी विचार किया। स्वर्ग की लाइब्रेरी में फॉक्स चार्म स्ट्रीम और भी अधिक मोटी और परिष्कृत हो गई थी। एक और गिरे हुए पृथ्वी मोती, और वह तीसरे चरण में प्रवेश कर सकता था। उसने आह भरी, अगर मेरा अनुमान सही है तो वरिष्ठ फैमिली की मरणासन्न कुल माता इस अवस्था में है। फिर भी मैं यहाँ हूँ, एक मूल्यांकन में भाग ले रहा हूँ और उसके स्तर तक पहुँच रहा हूँ। इस स्वर्गिक भाग्य को प्राप्त करना बहुत आसान है। जितना अधिक मैं इससे बचता हूँ, उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता हूँ। इस बीच सोटेकिमोची स्वर्ग की करुणा का दूसरे चरण में अटका हुआ है। अगली बार मुझे गिरे हुए पृथ्वी मोती को छूने से बचना चाहिए। विपिन ने अपना सिर हिलाया। एक पुरुष और दुनिया के स्वामी के रूप में वह मर्दाना अघोर चाकू की खेती को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन हर कदम पर आकर्षण बिखेरना, बस इसके बारे में सोचने से उसे ठंड लग रही थी। दूसरा चरण काफी है। मुझे अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
जैसे जैसे उसके विचार तेजी से आगे बढ़ते गए, वे एक चट्टानी चट्टान के पास जाकर रुक गए। लावण्या को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। आगे की गुफा से हवा के झोंके और तीव्र सच्ची एनर्जी के उतार चढ़ाव ने युद्ध का संकेत दिया। उन्होंने कोने से झांककर देखा तो 5 ब्लू फॉक्स भयंकर रूप से गुर्रा रहे थे। 2 लोग एक कोने में फंसे हुए थे। एक युवती खून से लथपथ और पीली, और एक युवक जिसके बाल बिखरे हुए थे, और एक तलवार थी जिसके शरीर से भी खून बह रहा था। यह रागिनी है, लावण्या फुसफुसाए। विपिन ने सिर हिलाया। यह वास्तव में रागिनी और 7वें राजकुमार शशांक थे। ये जोड़ी 5 ब्लू फॉक्स पर ठोकर खा गई थी। भले ही शांक स्टार रिवर दायरे के तीसरे स्तर पर थे, लेकिन वे अभिभूत होने के कगार पर थे। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? लावण्या ने पूछा। वह जानती थी कि उसकी ताकत अपर्याप्त है, लेकिन विपिन ने पहले ही 3 ब्लू फॉक्स को आसानी से काबू कर लिया था। वह 5 को संभालने में सक्षम होना चाहिए। उसके साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? विपिन ने जवाब देने के बजाय पूछा। वह मेरी तीसरी दादी की तरफ से एक चचेरी बहन है। हमारे बीच रश्मिका जैसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम करीब भी नहीं हैं, लावण्या ने जवाब दिया। विपिन ने सिर हिलाया। तो उसे बचाना वैकल्पिक है। जब वे बात कर रहे थे, 2 ब्लू फॉक्स ने हमला करने का नाटक किया, जबकि तीसरे ने झपट्टा मारा, शशांक की बांह पर पंजा मारा और रागिनी की ओर बढ़ा। 7वें राजकुमार, मुझे बचाओ! रागिनी डर से कांपते हुए चिल्लाया। शशांक ने 2 लोमड़ियों को रोका और अपने दांत पीसते हुए भारी सांस लेते हुए कहा। स्पष्ट रूप से वह अपनी जान को उसकी जान से ज्यादा महत्व देता था। अगर मैं होती तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए मर जाती, लावण्या ने बड़बड़ाते हुए कहा। लगता है रागिनी ने उसे पूरी तरह से आकर्षित नहीं किया है। विपिन ने सिर हिलाया। शांक की 10,000 फॉक्सवेल में प्रवेश करने की अनिच्छा से उसने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था। रागिनी के प्रथम चरण फॉक्स चार्म हेवंस फेट का स्टार रिवर दायरे के तीसरे स्तर पर एक शाही वंशज के लिए कोई मुकाबला नहीं था। आह, मेरी मदद करो! रागिनी चिल्लाई जब उसकी स्कर्ट फट गई और एक लोमड़ी ने उसकी जांग पर पंजा मार दिया। मैं अभी हिल नहीं सकता। अगर मैंने आपकी मदद की तो वे मुझे मार देंगे, शशांक ने गंभीर चेहरा बनाते हुए समझाया। रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया। वह उसकी परेशानी समझ रही थी, लेकिन डर उस पर हावी हो गया था। तुमने आने पर जोर दिया। अगर तुम मर गए तो यह तुम्हारी अपनी गलती है, शशांक ने नाराजगी से भरी आवाज में कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे बचा लो, रागिनी ने विनती की। ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शशांक उसकी ओर झपटा। एक पल के लिए तो उसे राहत मिली, लेकिन फिर उसका शरीर घूम गया और वह लोमड़ियों के घेरे से बचकर
दर्जनों मीटर दूर भाग गया। रुको, मैं मदद ढूंढता हूं, वह चिल्लाया और एक सुरंग में गायब हो गया। लोमड़ियां झिझकी, फिर रागिनी पर ध्यान केंद्रित किया। तुम? रागिनी कांप उठी। उसे एहसास हुआ कि उसे छोड़ दिया गया है। दादी की योजनाएं शानदार हैं, विपिन ने आह भरी। ह्यूमन नेचर को पहचानना कठिन है, केवल खतरा ही सच्चे इरादों को उजागर करता है। चलो चलें, उसने छिपने की जगह से बाहर निकलते हुए कहा। चूंकि लोमड़ियां रागिनी को सीधे तौर पर नहीं मारना चाहती थीं, इसलिए लावण्या के लिए यह कदम उठाने का सही मौका था। ठीक है, लावण्या ने उसका इरादा समझ लिया। कोने से निकलकर अपने सामने खड़ी लड़की से चिल्लाते हुए कहा, रागिनी, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां हूं। बहन लावण्या। रागिनी, जो सोचती थी कि वह निश्चित मृत्यु का सामना कर रही है, ने कभी नहीं सोचा था कि उसके सबसे बुरे पल में वही व्यक्ति जिसे वह हमेशा नीची नजर से देखती थी, अचानक सामने आ जाएगा। उसके दिल में अफसोस और शर्मिंदगी की बाढ़ सी आ गई। अब चले जाओ, ये ब्लू फॉक्स बहुत शक्तिशाली हैं, रागिनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकती। लावण्या के कदम नहीं डगमगाए। वह अंधेरे का सामना करते हुए एक अकेले योद्धा की तरह आगे बढ़ी। रागिनी की आंखें भावना से लाल हो गईं। विपत्ति में ही असली चरित्र सामने आता है। जो लोग कभी उसके साथ मीठी मीठी बातें करते थे, वे खतरे के पहले संकेत पर ही दुम दबाकर भाग जाते थे, लेकिन जिसे वह हमेशा नजरअंदाज करती थी, वह अब उसकी रक्षा के लिए सब कुछ जोखिम में डाल रहा था। यह विरोधाभास चौंका देने वाला था। कृतज्ञता की गहरी भावना ने उसे अभिभूत कर दिया और उसी क्षण लावण्या के निस्वार्थ कार्य की दृष्टि पत्थर पर छेनी की तरह उसकी आत्मा में अंकित हो गई। एक ऐसी छवि जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। उसका हृदय डगमगा गया। उसके विचार घूमने लगे, क्योंकि उसने स्वयं को पूरी तरह से मोहित पाया। वह मंत्रमुग्ध थी। सक्सेस। विपिन ने राहत की सांस ली। हालांकि वे दोनों ही फॉक्स चार्म डेस्टिनी में समान रूप से कुशल थे, रागिनी को अभी अभी छोड़ा गया था और वह एक कमजोर भावनात्मक स्थिति में थी। उसका दिमाग लड़खड़ा गया था, जिसे वह प्रभाव के लिए खुली हुई थी। यही मुख्य कारण था कि दिल टूटने पर लोग अक्सर दूसरों के लिए आसान निशाना बन जाते थे। रागिनी के पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाने के बाद लावण्या की फॉक्स चार्म डेस्टिनी, जो पहले से ही अपने चरम पर थी, में एक नाटकीय परिवर्तन आया। एक धमाके के साथ स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की धाराएं सभी दिशाओं से उसकी ओर बढ़ने लगीं। स्वर्ग के भाग्य का दूसरा लेवल। इस बिंदु पर लावण्या ने अनुष्का जैसे विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता हासिल कर ली थी। संतुष्टि में सिर हिलाते हुए विपिन आगे बढ़कर दोनों लड़कियों को बचाने ही वाला था कि अचानक उसका अपना शरीर कांप उठा। उसकी
फॉक्स चार्म स्ट्रीम अबे अनुपुंस, जो पहले ही दूसरे चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी, अपनी सीमा को तोड़ते हुए आसपास की एनर्जी को उन्मादी रूप से अवशोषित कर रही थी। रागिनी पर हमला करने वाले 5 ब्लू फॉक्स, साथ ही विपिन का पीछा करने वाले 3 और एक अकल्पनीय कॉल को महसूस करते हुए प्रतीत हुए। पलक झपकते ही वे स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की मोटी धाराओं में विलीन हो गए, जो विपिन के अंगों और शरीर में बह गई, जिससे उसे पोषण मिला। विपिन हैरान था। लावण्या, जिस पर उसने जादू किया था, के लिए सफलता प्राप्त करना समझ में आता है, लेकिन इन ब्लू फॉक्स का अचानक पूरी तरह से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा में बदल जाना, यह समझ से परे था। एक विश्व के स्वामी के रूप में विपिन वास्तविकता में हेर फेर करने में माहिर था। शून्य से वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम था। फिर भी यहां अपने समय के दौरान उसे एहसास नहीं हुआ था कि ये तथाकथित ओरिजिन बीस्ट कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। वास्तविकता जैसी गुफा, वास्तविक ओरिजिन जानवरों के समान ब्लू फॉक्स, स्वर्ग के भाग्य, दिव्य डोमेन में सब कुछ समानताएं थीं कि कैसे विपिन ने दुनियाएं बनाई। हालांकि फॉर्मेशन सरल थी, उसकी नई दुनिया से कहीं अधिक निम्न, और विपिन वर्ल्ड उसके अस्थाई ओरिजिन कोर स्थान की तुलना में तो और भी कमतर। अपनी दुनिया में विपिन अपनी इच्छानुसार किसी भी पौधे या प्राणी का निर्माण कर सकता था, जबकि यह क्षेत्र ब्लू फॉक्स, चट्टानों और गिरते हुए पृथ्वी मोतियों तक सीमित था। एक नीरस तिकड़ी। ये विचार उसके दिमाग में कौंध रहे थे, क्योंकि उसने सभी 8 ब्लू फॉक्स से एनर्जी को अवशोषित कर लिया था। उसकी नई उन्नत फॉक्स चार्म डेस्टिनी में तेजी से सुधार हुआ, जिससे विपिन की भौं अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। जितना अधिक वह इस नियति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, उतनी ही तेजी से यह आगे बढ़ती गई। यह कैसी मूर्खता थी! अबे यार! छीह बे! रागिनी, जो अभी अभी घटी घटना से अनजान थी, उसने केवल ब्लू फॉक्स को एनर्जी की धाराओं में विलीन होते और गायब होते देखा, जिससे वह पूरी तरह खतरे से बाहर हो गई। भावनाओं से अभिभूत होकर उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने लावण्या की ओर देखा। उसका आभार उमड़ रहा था। यदि पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो महिलाओं पर क्यों न भरोसा किया जाए। इस बीच लावण्या को पूरी तरह से पता था कि उसकी सफलता और ब्लू फॉक्स का गायब होना पास के ही एक युवक की वजह से था। इसलिए वह बढ़ती श्रद्धा के साथ विपिन को देखने लगी। मंत्रमुग्ध होने का मतलब था अपनी आंखों में किसी और को न देखना। जैसे ही विपिन उसके करीब आया, उसका स्वरूप उसके दिल में एक अद्वितीय देवता बन गया। बहन लावण्या, अब जब आपकी फॉक्स चार्म डेस्टिनी दूसरे लेवल में पहुंच गई है, तो विपिन जैसा कोई व्यक्ति आपके लायक नहीं है। रागिनी ने बिना प्रभावित हुए कहा। चुप रहो, लावण्या ने ठंडे स्वर में कहा।
अगर तुमने फिर से विपिन के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत की तो मुझे अपनी बहन मत कहना। हाँ। रागिनी ने पीछे हटते हुए अपनी गर्दन को अजीब तरीके से अंदर खींचकर खुश करने की कोशिश की। क्या मैं अब से हर सुबह तुम दोनों के लिए नाश्ता लाऊं? चलो चलें, विपिन ने बीच में ही कहा। उनकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम आपको स्टार रिवर लेवल में जाने में मदद करने का अवसर ढूंढ लेंगे। लावण्या ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और रागिनी की ओर मुड़ी। क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो या अकेले ही आ रहे हो? बेशक, मैं आपके पीछे आ रहा हूं बहन लावण्या। आप जहां भी जाएंगी मैं भी वहां जाऊंगा, रागिनी ने उत्सुकता से उत्तर दिया। विपिन ने उन पर नजर डाली और पूछा, वैसे क्या आप गिरते हुए धरती के मोती खोजने में कामयाब रहे? और आपको इतने सारे ब्लू फॉक्स कैसे मिले? रागिनी ने लावण्या की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर उसे समझाने का संकेत दिया। एक पल सोचने के बाद उसने बताना शुरू किया। संतुष्टि में सिर हिलाते हुए विपिन आगे बढ़कर दोनों लड़कियों को बचाने ही वाला था कि अचानक उसका अपना शरीर कांप उठा। उसकी फॉक्स चार्म स्ट्रीम अनुपंस, जो पहले ही दूसरे चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी, अपनी सीमा को तोड़ते हुए आसपास की एनर्जी को उन्मादी रूप से अवशोषित कर रही थी। रागिनी पर हमला करने वाले 5 ब्लू फॉक्स, साथ ही विपिन का पीछा करने वाले 3 और एक अकल्पनीय कॉल को महसूस करते हुए प्रतीत हुए। पलक झपकते ही वे स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की मोटी धाराओं में विलीन हो गए, जो विपिन के अंगों और शरीर में बह गई, जिससे उसे पोषण मिला। विपिन हैरान था। लावण्या, जिस पर उसने जादू किया था, के लिए सफलता प्राप्त करना समझ में आता है, लेकिन इन ब्लू फॉक्स का अचानक पूरी तरह से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा में बदल जाना, यह समझ से परे था। एक विश्व के स्वामी के रूप में विपिन वास्तविकता में हेर फेर करने में माहिर था। शून्य से वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम था। फिर भी यहां अपने समय के दौरान उसे एहसास नहीं हुआ था कि ये तथाकथित ओरिजिन बीस्ट कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। वास्तविकता जैसी गुफा, वास्तविक ओरिजिन जानवरों के समान ब्लू फॉक्स, स्वर्ग के भाग्य, दिव्य डोमेन में सब कुछ समानताएं थीं कि कैसे विपिन ने दुनियाएं बनाई। हालांकि फॉर्मेशन सरल थी, उसकी नई दुनिया से कहीं अधिक निम्न, और विपिन वर्ल्ड उसके अस्थाई ओरिजिन कोर स्थान की तुलना में तो और भी कमतर। अपनी दुनिया में विपिन अपनी इच्छानुसार किसी भी पौधे या प्राणी का निर्माण कर सकता था, जबकि यह क्षेत्र ब्लू फॉक्स, चट्टानों और गिरते हुए पृथ्वी मोतियों तक सीमित था। एक नीरस तिकड़ी। ये विचार उसके दिमाग में कौंध रहे थे, क्योंकि उसने सभी 8 ब्लू फॉक्स से एनर्जी को अवशोषित कर लिया था। उसकी नई उन्नत फॉक्स चार्म डेस्टिनी में तेजी से सुधार हुआ, जिससे विपिन की भौं अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। जितना अधिक
वह इस नियति को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, उतनी ही तेजी से यह आगे बढ़ती गई। यह कैसी मूर्खता थी! अबे यार! छीह बे! रागिनी, जो अभी अभी घटी घटना से अनजान थी, उसने केवल ब्लू फॉक्स को एनर्जी की धाराओं में विलीन होते और गायब होते देखा, जिससे वह पूरी तरह खतरे से बाहर हो गई। भावनाओं से अभिभूत होकर उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने लावण्या की ओर देखा। उसका आभार उमड़ रहा था। यदि पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो महिलाओं पर क्यों न भरोसा किया जाए। इस बीच लावण्या को पूरी तरह से पता था कि उसकी सफलता और ब्लू फॉक्स का गायब होना पास के ही एक युवक की वजह से था। इसलिए वह बढ़ती श्रद्धा के साथ विपिन को देखने लगी। मंत्रमुग्ध होने का मतलब था अपनी आंखों में किसी और को न देखना। जैसे ही विपिन उसके करीब आया, उसका स्वरूप उसके दिल में एक अद्वितीय देवता बन गया। बहन लावण्या, अब जब आपकी फॉक्स चार्म डेस्टिनी दूसरे लेवल में पहुंच गई है, तो विपिन जैसा कोई व्यक्ति आपके लायक नहीं है। रागिनी ने बिना प्रभावित हुए कहा। चुप रहो, लावण्या ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने फिर से विपिन के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत की, तो मुझे अपनी बहन मत कहना। हाँ, रागिनी ने पीछे हटते हुए अपनी गर्दन को अजीब तरीके से अंदर खींचकर खुश करने की कोशिश की। क्या मैं अब से हर सुबह तुम दोनों के लिए नाश्ता लाऊं? चलो चलें, विपिन ने बीच में ही कहा। उनकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम आपको स्टार रिवर लेवल में जाने में मदद करने का अवसर ढूंढ लेंगे। लावण्या ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और रागिनी की ओर मुड़ी। क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो या अकेले ही आ रहे हो? बेशक, मैं आपके पीछे आ रहा हूं बहन लावण्या। आप जहां भी जाएंगी मैं भी वहां जाऊंगा, रागिनी ने उत्सुकता से उत्तर दिया। विपिन ने उन पर नजर डाली और पूछा, वैसे क्या आप गिरते हुए धरती के मोती खोजने में कामयाब रहे? और आपको इतने सारे ब्लू फॉक्स कैसे मिले? रागिनी ने लावण्या की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर उसे समझाने का संकेत दिया। एक पल सोचने के बाद उसने बताना शुरू किया। हम इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए और एक पानी के कुंड में गिर गए, जो हमें यहाँ ले आया। फॉक्स चार्म डेस्टिनी का उपयोग करके मैंने गिरते हुए पृथ्वी मोती का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें ढूंढ पाता, हमारा सामना ब्लू फॉक्स से हुआ। पहले तो शशांक उन्हें रोक सकता था, लेकिन जैसे जैसे हंगामा बढ़ता गया और अधिक ब्लू फॉक्स आ गए और वह उनका सामना नहीं कर सका। कोई गिरती हुई धरती के मोती नहीं, विपिन ने भौहें सिकोड़ी। रागिनी ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं, हमें अभी भी कोई नहीं मिला है। अधिक जानकारी पूछने पर विपिन की भौहें और गहरी हो गईं, जिससे लावण्या की जिज्ञासा बढ़ गई। विपिन, क्या तुमने कुछ खोज निकाला है? शायद, विपिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। यह क्या है? लावण्या ने दबाव डाला। विपिन ने समझाया। क्या ऐसा हो सकता है कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी का उपयोग सीधे फॉलिंग अर्थ पर्ल्स को खोजने के लिए नहीं, बल्कि इन ब्लू फॉक्स को लुभाने के लिए किया जाता है, और केवल उन्हें मंत्रमुग्ध करके ही कोई खजाने तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पहले 3 ब्लू फॉक्स को
वश में करने के बाद वे उन्हें फॉलिंग अर्थ पर्ल तक ले गए थे। उनकी प्रारंभिक स्थिति रागिनी के समान ही थी, सिवाय इसके कि वह ब्लू फॉक्स को मंत्रमुग्ध करने में कामयाब हो गया था, जबकि वह ऐसा नहीं कर पाई थी। ये बात तो सही है, लावण्या ने एक पल के लिए सोचा, तर्क को जोड़ते हुए, और सिर हिला दिया। फॉक्स चार्म डेस्टिनी के परीक्षण के रूप में सफलता के लिए ब्लू फॉक्स को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता पर निर्भर होना उचित था। पाए गए गिरते हुए पृथ्वी के मोतियों की संख्या तार्किक रूप से इस बात से संबंधित होगी कि कितने फॉक्स को वश में किया गया था। विपिन ने सुझाव दिया, अपने फॉक्स चार्म डेस्टिनी का उपयोग फिर से करें और देखें कि क्या ये किसी ब्लू फॉक्स को लुभाता है। समझ गई। लावण्या ने सहमति जताते हुए अपने स्वर्गीय भाग्य को सक्रिय कर दिया। निश्चित रूप से जैसे ही उसने गिरते हुए पृथ्वी के मोतियों की उपस्थिति को महसूस किया, गुफा के अंधेरे से कई नीली लोमड़ियां उभर आईं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं और उनकी गुर्राहटें द्वेष से भरी हुई थीं।